मैं बेसिकली आपको यही बता रहा था कि अगर कई छोटी छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बना लेती हैं तो छोटी छोटी खुशियों में उतना जीवन नहीं है। नहीं नहीं, छोटी छोटी खुशियों में ज्यादा जीवन है। छोटी छोटी खुशियों में ज्यादा जीवन है। और एक अकेली बस एक ही बार बड़ी खुशी मिल जाए, उसमें कोई आनंद नहीं है। ज्यादा हो जाते दिन वो आनंद नहीं टिकता है। तो ये इम्पोर्टेंट तो है। छोटी छोटी बूंदों का एरिया ज्यादा है, एरिया में एनर्जी रहती है, तो छोटी छोटी बूंदों में एनर्जी ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है जब अगर आपसे ये पूछते हैं, अगर आपको मैथमेटिक्स चाहिए ना इसकी, तो मेरे हिसाब से सबसे सुंदर फॉर्मूला है डेल्टा ए का, 3v इंटू वन बाय स्मॉल आर माइनस वन बाय कैपिटल आर। अगर वही सवाल सबसे ज्यादा टफ होते हैं इसमें वो छोटा आर भी दे देते हैं, बड़ा आर देते हैं। वही सवाल ज्यादा टफ होते हैं, ये तुम बाद में देखोगे, रियलाइज करोगे जब इसके न्यूमेरिकल्स करोगे। तो ये फॉर्मूला अगर क्लिक कर रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर वो कई बार कोई एक ही आर देते हैं और नंबर ऑफ बूंदे दे देते हैं, तो जो नहीं दिया है वो हम निकाल लेंगे और इसी में डालेंगे फाइनली। मेरे एक्सपीरियंस से केवल यही बेस्ट है। अगर बेसिक से जाएं तो एन छोटी बूंदों का एरिया माइनस एक बड़ी बूंद का एरिया डेल्टा ए, एन इंटू फोर पाई आर स्क्वायर माइनस फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर बड़ी बूंद डेल्टा ए, एक्चुअली तो ये है। पर अगर आप रटना चाहते हैं तो 3v इंटू वन बाई छोटा आर माइनस वन बाई कैपिटल आर रट लीजिए। उससे आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, थियोरी में दिक्कत आएगी कि कब सारी एनर्जी रिलीज हो रही है और कब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये आपको तकलीफ देगा। हालांकि हमने इसे बड़ा सिंपल कर दिया है कि जब स्प्रे करते हैं तो बेसिकली एक बड़ी बूंद को कई छोटी छोटी बूंदों में तोड़ते हैं, एक बड़ी बूंद को कई छोटी छोटी बूंदों में तोड़ते हैं और उसमें ठंडक तो पैदा होती है। अब उसकी कहानी आगे की सुनिए, कल मैंने आपको आधी कहानी सुनाई थी। अब ठंडक तो पैदा हो गई, पर हमारे शरीर में जो ठंडक रहती है ज्यादा देर थोड़ी ना रहती है, क्योंकि हम अब एटमोस्फियर से हमारी बॉडी हीट एब्जॉर्ब करती है। तो ऑन द होल तो इसने हीट एब्जॉर्ब की है। फाइनली तो टेम्परेचर सबका सेम ही रहेगा। चलो पूरी कहानी फिर से लिखते हैं। पूरी कहानी डैश करके फिर से लिखिए। व्हेन अ लार्ज ड्रॉप इज ब्रोकन into n small drops, the surface area suddenly शायद थोड़ा खास वर्ड हो सकता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे तो। सरफेस एरिया सडनली इंक्रीजेस। एक बड़ी बूंद जब कई छोटी छोटी बूंदों में टूट गई तो सरफेस एरिया अचानक से बढ़ गया। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ सरफेस एनर्जी सडनली इंक्रीजेस। रिक्वायरमेंट ऑफ सरफेस एनर्जी सडनली इंक्रीजेस। अभी इतनी जल्दी एनर्जी आएगी कहाँ से? इसलिए हीट एनर्जी, बूंद बूंद एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सरफेस एनर्जी तो चाहिए ना, सरफेस ने तो एनर्जी एब्जॉर्ब की है। सरफेस मस्ट एब्जॉर्ब सम एनर्जी फ्रॉम समवेयर। सरफेस को कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है कहीं से। तो इट एब्जॉर्ब्स इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी गोज इनटू सरफेस एनर्जी, हीट एनर्जी गोज इनटू सरफेस। कुल मिला के रटने का चैलेंज ये है कि इसने हीट एब्जॉर्ब की है। ठीक है, देखिए 10 टेम्परेचर डिक्रीजेस, इसलिए टेम्परेचर कम हो गया है। बट फाइनली द टेम्परेचर इज टू बी सेम एज दैट ऑफ एटमॉस्फेयर। फाइनली तो इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। दिस विल हैपन अगेन बाय absorbing heat from atmosphere। एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अपने को लॉजिक नहीं चाहिए, इसे किसी तरह रटना पड़ेगा, किसी तरह रटना पड़ेगा। अगर ये लॉजिक आपको लगता है आप पेपर हॉल में लगा लेंगे तो आप बहुत गलत है। प्रणीत, द लॉजिक गर्ल तो आज एब्सेंट है ना यहाँ पे, शायद यहाँ ऑनलाइन हो। प्रणीत,
जो लॉजिक के चक्कर में जो उसकी बैंड बजी रहती है, नहीं है यहाँ पर। ये थियरी अगर आपको लगता है कि मैं बहुत क्लियर है और अगर हम एग्जाम हॉल में लगा लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। पढ़ी नहीं है तो मैं तुम्हारे ऊपर दिल फाड़ देता। लॉजिक ये है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब एक बड़ी बूंद कई छोटी छोटी बूंदों में टूट गई तो अचानक सरफेस एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो इस एरिया में एनर्जी भी तो चाहिए, एनर्जी भी बढ़ गई। वाह, छुपा के रखी थी ये। नहीं, मेरे लिए तो वो छोड़ गई थी ना, तो ठीक है, सही है। आजकल खून कम पी रही है घर में, खून कम पी रही है घर में। तो फिर अच्छा, इसलिए तुझे यहाँ मिल रहा है। सही एकदम, सही बोला ना। फायदे में है कि नहीं तू ये बता। मिलेगा मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, लगी रहे, भी मिलेगा और मिलेगा। एफर्ट्स में और कमी बाकी है, एक्टिंग और अच्छी कर। भाई तो जब कई एक बड़ी बूंद को कई छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया तो सरफेस एरिया का रिक्वायरमेंट अचानक बढ़ गया, सरफेस एनर्जी अचानक बढ़ गई, तो आएगी कहाँ से? तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सरफेस में आ जाए। पर ये कहानी यहाँ रुकती नहीं है, और आगे चलते हैं कि टेम्पोरली तो ठंडक पैदा हो गई और फाइनली एटमॉस्फेयर से और हीट एब्जॉर्ब की और टेम्परेचर वापस एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया ना। तो आपको दो कारणों से मिल रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो गई। और इसी तरह उल्टा लिख लीजिए, व्हेन n small drops combine to form a big drop। इसको खुशी से ही जोड़ेगी यही लड़की, और यही जोड़ के बताएगी इस बात को भी खुशी से कि तुमने क्या एब्जॉर्ब किया, कब ज्यादा खुशी मिली। उसमें ये अगर मिला लो तुम सोच के तो अच्छा हो जाएगा। तुम ही सोच पाओगे, इतनी पॉजिटिव सोच तुम्हारी है। क्या वह व्हेन n small drops combine to form a big drop, the surface area decreases, so the energy that can reside in this area, the energy that can reside in this area also decreases. The energy that can reside in this area also decreases. It means some energy is released. It means some energy is released. अब रिलीज होके तो भी ये एनर्जी अब बॉल में एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये जो बूंद बनी है ना इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी है। हो सकता है उस एनर्जी को ये पोटेंशियल में कन्वर्ट कर ले और जंप मार दे। तो ये छोटी छोटी बूंदें मिल गई ना, अब इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, खुशी के मारे नाच उठेंगे। या तो हाइट बढ़ जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, या फिर बेसिकली टेम्परेचर बढ़ता है। जो काइनेटिक, ये जो सरफेस एनर्जी रिलीज हुई है ना, लिख दीजिए, द रिलीज सरफेस एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। साला एब्सॉर्ब बोलने से बड़ी दिक्कत हो गई। गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, एब्सॉर्ब मत लिख। गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड द टेम्परेचर राइजेस। बड़ी बूंद को तो खुशी कम मिली ना, तो उसका तो टेम्परेचर बढ़ेगा, गुस्सा आएगा उसको। एक बड़ी बूंद यानी एक बड़ी खुशी, बस एक ही बड़ी खुशी जीवन में, उसको तो गुस्सा आएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है भाई, उसके पर ये कहानी यहीं तक रुकती नहीं है, आगे और है। अब बूंद का टेम्परेचर बढ़ गया और सराउंडिंग का तो अभी भी वही है, तो इसमें से एनर्जी रिलीज हो जाएगी एटमोस्फियर में। देख दीजिए, टू इक्वलाइज द टेम्परेचर, टू इक्वलाइज द टेम्परेचर, some energy is released from the big drop into the atmosphere, into the atmosphere। दूसरे टाइम जब तक आ गया कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, ये ऐसा हो जाए तो एरिया डिक्रीज, और एरिया तो एनर्जी है, टेम्परेचर इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज। और जब
ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी में क्यों जाती है, तो छोटी 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 चीजों में हमारा जीवन जाना एरिया शांत शांत हो जाता है ना मन। गुस्सा कम आता है, फिर मेरे को देखो ना, मेरे को गुस्सा कहाँ आता है, नहीं आता ना। बस बहुत छोटी छोटी खुशियां जीवन में बहुत सारी देखी, बहुत सारी दिखती हैं। कोई इसे इग्नोर कर सकता है, किसी की छोटी खुशी को आप गिने ही नहीं कोई। बहुत छोटी छोटी खुशियां सबको ही मिलती है, किसी को दिख पाती है, किसी को नहीं दिख पाती। अभी तो मैं यही मानता हूँ कि स्वर्ग यदि कहीं है तो हाँ, यही। इसके इससे अच्छा और क्या ही होगा कुछ। तो इस क्लास में नहीं, छोटी छोटी खुशियां जब तो मिल गई, का एरिया बढ़ गया। हाँ, टेम्परेचर उसको गुस्सा नहीं आएगा, टेम्परेचर कम हो गया। जब कम हो गया तो इसने झटके एब्जॉर्ब कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। और क्या है, एक में बी कंफ्यूजिंग जो है, आर्या का ही वेट करेंगे या अभिजीत का वेट करेंगे, कुछ अच्छा इस पे रिलेट कर पाएंगे तो। क्लास में ना बताओ तो अच्छा है, मत बताओ। वैसे भी बहुत चैंपियन के चिपड़े इंसान, पर मेरे बहुत जूनियर, इतना बड़ा। छोड़ दीजिए, ये आपको समाव मैनेज करना है, अब आप देख लीजिए कैसे करना। मुझे पता है अब यार, अच्छा आंसर कोई देगी तो। अब आगे चलते हैं फाइनली हेडिंग अक्रॉस अक्रॉस। प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस, ये पानी है। पहला केस लेते हैं, ग्लास कैपिलरी इन वाटर, हमारा फिल्टरेट फ्लूइड वाला जो सिस्टम था उसकी की बात करें। कांच की कैपिलरी है पानी के अंदर, तो इसमें तुम हमेशा ऑब्जर्वर तो हमेशा रेयर मीडियम में खड़ा, सरफेस देंगे। इस सरफेस को मेनिस्कस कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं, and it is the shape of the earth. So, बढ़िया तो ये लाइन थोड़ी काम की है, ऑप्टिक्स में भी ऐसे ही पढ़ा था मैंने। जैसे कि रेयर पीरियड सरफेस दिखेगी ना, वैसा उसका नाम बताता है, ये तो पानी है। और यहाँ तो इसका नाम कॉनकेव है, इसमें ये जो यहाँ से लिखोगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस। तो सब डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है। ये जब मेरा जो पेट है इस समय ऐसा भारी कॉन्वेक्स हो रखा है, ये शेप कॉन्वेक्स है, आप यहाँ से लिखोगे तो कॉन्वेक्स। मेरे को पकड़ी और अनार दाना गिफ्ट मिले तो मैं भी ठीक हो जाऊँ। मैं उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता घर पे। तो मैं रहूंगा भाई, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुरू हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग बात शुरू हो रही है। नहीं है फाइनली। अभी क्या होता है ना, सरफेस टेंशन का फोर्स कहाँ होता है, टेंजेंट या डायरेक्शन से वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो सब्जेक्ट के फोर्सेस यहाँ काम कर रहे हैं, मे बी क्लियर होती है। तो ये सब रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इधर आता
रिजल्टेंट पता नहीं कैसे लिखूं मैं इसे, ऐसे ही थोड़ा लिखता था, रिजल्टेंट ऑफ द, ऐसा कोई डायग्राम बना सकते हैं। जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उन पर एक फोर्स ऊपर काम करता है, टेंजेंशियल होगा, इधर होगा, और इधर भी एटमोसफियर का भी, एटमोसफियर। लिक्विड मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, बाउंड्री इंटरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे एक तो एटमोसफियर उनको नीचे दबा रहा है, और सरफेस टेंशन का फोर्स उनको ऊपर खींच रहा है। तो ये जो इस नेचर से जस्ट जस्ट बाहर जो हवा के मॉलिक्यूल्स है, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही है, ऐसा लाइन लिख दीजिए। एयर मॉलिक्यूल्स जस्ट आउटसाइड द मेनिस्कस, air molecules just outside the meniscus have a pressure Pa. The air molecules just outside the meniscus have a pressure Pa, atmospheric pressure. But here is just inside molecule ना, यहाँ पे ये जो molecules है ना, जो P inside है ना, तो होगा Pa minus उस delta P due to surface tension force। फोर्स दिख रहा है बेटा? P inside अंदर के मॉलिक्यूल का प्रेशर, भाई अभी फोर्स तो नीचे लग रहा है ना, एटमॉस्फेयर तो नीचे लगा है और सरफेस टेंशन ऊपर लगा है, तो यहाँ नेट फोर्स कम हो गया ना। साइड इक्वल टू P18 माइनस 2 ये रखना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन कहाँ से आ रहा है वो मुझे नहीं मालूम, और हाँ 2T/R है 4T/R है, सोनाली ये गलती आपसे कभी नहीं करती। अभी ये आपको रखना है कि जो अंदर पे बाहर 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 तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक का, जो अंदर इंटर मॉलिक्यूल्स है बस एक क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक मॉलिक्यूल्स है प्रेशर थोड़ा कम आएगा। क्या बोलते हो इस समय, जिसे भी हम कॉन्केव साइड बोलते हैं, वो फिक्स है, हम किसे कॉन्केव बोलेंगे वो हर बार डिफाइंड है, क्योंकि आपको तो पता है कि आपको एयर और मीडियम में खड़े होकर देखना। तो सिया जिस तरफ से मेनिस्कस कॉन्केव है वहाँ प्रेशर ज्यादा है कि कम है, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी और जल्दी। प्रेशर ज्यादा है कि कम? मैं जीत गया। अबे ऐसा सुधी, प्रेशर कम है इधर, ही अंदर है दिखा दो, अंदर प्रेशर कम, अंदर माइनस समथिंग है, बाहर ये जो कॉन्केव साइड है वहाँ तो प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पर यहाँ पर ये जहाँ से भी ये कॉन्केव, जहाँ तक कॉन्केव, यहाँ से कॉन्वेक्स। छोड़ो, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, हमेशा 5 स्टार देके रट लो कि प्रेशर इज मोर ऑन द कॉन्केव, बस इसे 5 स्टार देके रट। और दुर्भाग्य से एनसीईआरटी ने आज भी इसे गलत लिखा, इस लाइन को उसने एक जगह पे गलत लिखा, प्रॉपर शेयरिंग और हमेशा से ही लिखा हुआ है, पता नहीं क्या। कॉन्केव साइड प्रेशर ज्यादा, ये तो कॉन्वेक्स साइड हो गई ना, नहीं तो कॉन्वेक्स बोलेंगे, यहाँ तो प्रेशर कम है। जहां से देखने पर कौन से वहां प्रेशर कम है, और जहां से देखने पर प्रेशर कौन के पास आता है। ये जो डिफरेंस है ये 2T/R है, वैसे आपको रखना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन मुझे नहीं है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेयर मास्टर फिर से देने पड़ेंगे। आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, इट इज नॉट द रेडियस ऑफ कैपिलरी, इट इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, नॉट द रेडियस ऑफ कैपिलरी। मिला? एग्जैक्ट लाइन ही लिखती, कम उन्होंने अवॉइड ही कर देते उत्तर तक।
और अब अगला ये मर्क्यूरी मर्क्यूरी ग्लास है, तो यार बात में करते थे मर्क्यूरी ग्लास क्या और यहाँ प्लस टू देता है, क्योंकि आप सरफेस टेंशन का भी फोर्स नहीं देता है, सरफेस टेंशन का भी फोर्स नहीं है, ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है, ये फोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर सरफेस इधर टेंजेंशियल फोर्स है, इधर टेंजेंशियल फोर्स है, इधर इधर ही काम करेगा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन डाउनवर्ड करंट करेगा और एटमॉस्फेयर की तो नीचे ही प्रेस करेगा। तो अभी यहाँ तो प्रेशर खाली एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा है क्योंकि सरफेस टेंशन के फोर्सेस का रिजल्टेंट भी तो ऐड होगा। क्योंकि यहाँ से आप देखें तो सरफेस कॉन्वेक्स, उससे आप देखें तो कॉनकेव, कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है। जब हम केव में खड़े होते हैं तो अचानक हमारा प्रेशर बढ़ जाता है और फिर हम 40 कर देते हैं और रिलीज होता है प्रेशर। केव के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है और आराम से बैठे रिलैक्स। केव ही ढूंढोगे ना कहीं जंगल में घूमने गए हो तो कैसे भी करके मतलब ये याद रखना है तरीके, आपके पास बेटर है तो आप बना दीजिए, मेरा तो ध्यान रख कहीं जाते ही। कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड प्रेशर कम होता है। या तो इसे रखने की जरूरत नहीं अगर आपको लॉजिक क्लियर हो कि भाई सरफेस टेंशन के फोर्सेस अभी नीचे हैं, एटमॉस्फेयर भी नीचे है और सरफेस टेंशन के फोर्सेस एयर पे थोड़ी ना काम करते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल पे काम करते हैं ना, तो लिक्विड मॉलिक्यूलों पे रिजल्टेंट फोर्स नीचे है। ये लॉजिक तुम हर बार नहीं लगा पाओगे, इसलिए तुम्हें याद तो करना पड़ेगा। लगता है कि तुम लॉजिक में स्ट्रांग हो और तुम अंडर प्रेशर भी लॉजिक तुम्हारी काम कर जाती है तो चलते रहेगा, तो इट इज योर चॉइस। कॉन्केव साइड प्रेशर ज्यादा होता है बस, और हेडिंग दे दीजिए चलिए, क्योंकि प्लेन सर्फेस प्लेन माइनस स्ट्रेस, कभी ऐसा होना अगर तो अंदर भी प्रेशर क्रिएट किए और बाहर भी प्रेशर क्रिएट, क्योंकि सरफेस टेंशन के फोर्सेस का रिजल्टेंट तो जीरो ही होता है ना, तो कहीं ऐड अप होता ही नहीं है ना। अगर ये कर्व सरफेस हो तो प्रेशर डिफरेंस होता है, प्लेन में कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि फोर्स तो टेंजेंशियल काम करेगा। प्लेन सरफेस में कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होता, या तो बोल दो आर इन्फिनिटी होता है, तो 2t/r वाला टर्म अपने आप ही खत्म हो गया, एकदम प्लेन के लिए तो रेडियस इनफाइनाइट हो गया ना। प्लेन में जो प्लेन आदमी है, सिंपल आदमी है, सीधा साधा, उसमें कोई प्रेशर नहीं लगा पाता, वो कर्व्ड होना पड़ता है, कर्व्ड हो गया तुम तो थोड़ा प्रेशर लगा पाओ। लेंसेज भी बोलते हैं जो ज्यादा कर्व्ड होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, ये भी जितना ज्यादा कर्व्ड होगा उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, ऐसा लिख दीजिए, अच्छा काम का पॉइंट हो सकता है, लिख दीजिए मोर कर्व्ड मींस मोर प्रेशर डिफरेंस। मोर कर्व्ड होगा तो आर कम आएगा, अच्छी लाइन है, मेरे ख्याल से 5 स्टार देने लायक है। मोर कर्व्ड होगा तो आर कम है, आर कम है तो 2t/r ज्यादा है, जितना ज्यादा कर्व्ड होगा उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, ये लाइन बड़ी प्यारी। इस वजह से मालूम है एक सवाल मुझे ये बनता है, अब ये बता देता हूँ आपको, हेडिंग को दीजिए, प्रेशर डिफरेंस इनर इनर ड्रॉप, मतलब मेरा ये बस चलो ये डायरेक्ट कंपनी इनसाइड ही मेरे को डिफरेंस है, ये ड्रॉप तो ये इनर, तो यहाँ तीन इनसाइड में अगर तीन बस सरफेस पर कर्व है बस और अगर बबल स्लो बबल लेते तो बबल ये स्लो बबल तो फिर यहाँ भी ऐसा
Yes. The written inside the technology means अंदर हमेशा प्रेशर ज्यादा ही होता है। यहाँ पे नेचर कर्व कॉन्वेक्स और कॉन्केव नहीं देखते। लिखिए फॉर ड्रॉप और बबल the complete drop or bubble, do not look at the shape. Do not look at the shape, convex or concave. Convex and concave ये मत देखिए। Pressure inside is always more. अंदर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। अंदर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। ड्रॉप है या बबल है, आपको देखना पड़ेगा कितनी बाउंड्रीज हैं। एयर बबल इसका हमें होता है। ये तो लिक्विड ड्रॉप थी, पहला था लिक्विड ड्रॉप। तीसरा है ये एयर बबल इन लिक्विड। तो भाई यहाँ जो डेल्टा पी है उसको एक्सेस प्रेशर कहते हैं। एक्सेस प्रेशर ये 2T बाय आर है। अब कोटा वोटा में क्या करते होंगे ना, वो इनका भी डेरिवेशन दिखा देते होंगे 2T/r का, 4T/r का भी डेरिवेशन दिखा देते होंगे। फिर वो शायद रिजल्ट तक पहुंचते पहुंचते हम ऑलरेडी गिव अप कर चुके होते हैं। डेरिवेशन वगैरह कराए तो क्या 2T/r 4T/r तो डायरेक्ट बताया तो ठीक है। ठीक, तो ज्यादा अच्छा है। पहले एक जमाने में एनसीईआरटी में डेरिवेशन था और स्कूल एग्जाम्स में आता भी था। हाँ, सब था। तो कल घबरा गया, मैंने 6th क्लास की मैथ्स की बुक देखी थी और बाप रे इतनी मोटी है। हमारी तो एनसीईआरटी इतनी अच्छी अच्छी 6th क्लास में। हाँ हाँ यार बहुत मोटी है यार। भाई अभी तो बहुत मोटी थी यार। थैंक यू भाई। अरे नहीं यार 6th क्लास की थी, वो मेड की बच्ची लाई थी कल, मैडम से पढ़ने आई थी। मैडम की तो नींद ही उड़ी थी। एक्सेस लिखा है अंदर और बाहर, जो फिल्टर डिफरेंस है वो पी एक्सेस है। अगर ये पूरी बूंद है या पूरा बबल है तो मत डिसाइड करना कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। क्या पता वो कहाँ, यहाँ से क्या है और यहाँ से क्या है, कहाँ से देख रहे हो, पूरा तो कर्व्ड है सब। तो मुझको में तुम्हें यही रखना है कि अंदर प्रेशर ज्यादा ही है। कोई भी केस अंदर प्रेशर ज्यादा ही है। फिर दिक्कत ये है कि 2T/r है कि 4T। सारी समरी ये है, सारी समरी ये है कि ये डायग्राम, अगर ये डायग्राम है और अगर ये diagram, और उसके अलावा ये 3 केस है। यहाँ तो माइनस मतलब डिसाइड करते हैं, पर पूरी बूंद हो या पूरा बबल हो तो अंदर हमेशा प्रेशर ज्यादा ही होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिए फॉर डिस्कशन। ये प्रेशर डिफरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो प्रेशर डिफरेंस के न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ज्यादा है, पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खुशी की बात है कि इसमें सिवाय दीजिए तो बन रहा यार, मैंने सुन रहा यार मुझे सवाल के जवाब सारे छोटे होते हैं। और 8% में तो सर्फेस टेंशन का कोई सवाल आया ही नहीं। ठीक है, मेरे पेपर में तो नहीं छपा, मैंने भी दिया था इस साल। इस पेपर में छपा ही, मैं कराऊंगा। भाई क्वेश्चन टेक्निकली इस टाइप से बहुत बनते हैं भाई। ये देखो, ये ये लिक्विड है, यहाँ भी जेटी है और शायद ये एयर बबल है। एयर बबल, ठीक है। डायग्राम बना दिया हमने। एटमॉस्फेयर, ये एक liquid और एक एयर बबल है। गलत आंसर देने के लिए एकदम तत्पर बैठे हैं रिया।
कोई बात नहीं, सोच लो, गलती सोचोगे, सोच लो कुछ। भाई अभी धीरे से थोड़ा। चलो तनीषा तुमसे पूछ लेते हैं, छोड़ दिया यार। अरे चलो टॉपर से पूछते हैं, सोनाली से। है क्या बोल रहे, गाली अब मिला देती है, कहीं कॉमा तो लगाया कर। है ऐसे कॉमा लगाना सिखाया क्या बड़ा बेटी? चलो ये बताओ कि इसके अंदर रेयर का बुलबुला है ना, बुलबुला, बुलबुला दिख रहा है, आएगा। राजपाल क्या, और नाम क्या है? राम का फलक, खाली तुम्हारी बताओ, याद में भी कौन दिला है? लखी सदा। तो इसके अंदर गेज प्रेशर कितना है बब्बो? बना लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, जो भी आंसर देना थे, what is the gauge pressure inside the air bubble, inside the air bubble। लावण्य मुस्कुराती हुई, और ब्यूटीफुल शॉर्ट चाल, आंसर दीजिए। वाह, a beauty, that's the lovely answer। वाह, प्लस पर माइनस तो कम करते ही हैं। लिख दीजिए, बहुत अच्छा आंसर, दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। जल्दी ये जो भी टॉपर है उसे रिप्लेस कर देंगे लावण्य। नहीं, कल से थोड़ा हल्का भी था। देखते हैं, कर भी सकते हैं तो मेहनत करें। नेगेटिव, जो भी नेगेटिव बोलता है उसे इग्नोर करो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। हाँ, ये बात बहुत ही प्यारा आंसर है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कि बस आपको उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करना है रोज। तीन क्वेश्चन हो सकते थे। नंबर वन, एक्सेस प्रेशर, उसका आंसर होता था 2T/R। ठीक है, नंबर वन लिखिए एक्सेस प्रेशर। नंबर टू लिखिए गेज प्रेशर, वो है HOG प्लस 2T/R। एक ही बाउंड्री है, अंदर प्लस तो हो गई, माइनस तो कभी हो गई नहीं। बहुत खुशी हो रही है कि निर्णय बार बार आंसर गलत दे रहा है। खुशी हो रही है, इससे तो हो रही है। वो नहीं करेगा, वाली से नहीं करेगा ये। ना नहीं, तरह से वैसा बात है। तो होनी तो चाहिए, गलतियां जितनी हो वेलकम हो, एक बार कम से कम हो, तब तो आप खुश हो, तब आप उदास ना हो, गाली ना दे कि गलती क्यों। गाली केवल सड़े सवालों को दो, सिर्फ गंदे सवालों को देख के गाली देना सीखें। बाकी अपने से कोई सिली मिस्टेक हो जाए तो गाली ना, सोचें, बस बहुत सिंसियरली सोचें कि दोबारा ये कैसे नहीं होगी। सिर्फ सिली मिस्टेक्स बचानी है, बाकी आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाओगे। वहां पे आपके हाथ में केवल एक चीज है कि आप सिली मिस्टेक चाहो तो बचा सकते हो, और फोकस बढ़ा के। किस किस को लग रहा है, पहले सिया से पूछ लेता हूँ, क्या आपका सेल्फ स्टडी में फोकस बढ़ रहा है? और सब हाथ खड़ा करें, सेल्फ स्टडी में किस किस का फोकस बढ़ रहा है? हाँ, हाँ, एकदम ही रिसेंटली तो मैंने मंत्रा दिया। इट मे और मे नॉट बी द रीजन, वॉट एवर, कुछ भी करो, सेल्फ स्टडी का फोकस बस। और कोई चिंता ही नहीं, कुछ भी चिंता नहीं, सब मैनेज हो जाए। तो गेज प्रेशर हो गया, प्लस ये गेज प्रेशर में बस एटमॉस्फेयर प्रेशर को ऐड नहीं करते। और तीसरा है टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर। हाँ, चलो कुछ तो आंसर वो खुला तुम्हारा। अच्छा, हाँ ठीक है, मान लिया।
कल तक तो बंद था ना मुंह। एच ओ पी 18 प्लस एच रो जी प्लस 2 पी बाई आर। भाई ये क्वेश्चन आपको पता नहीं कितना ज्यादा important। ये नीट के लिए बिल्कुल 5 स्टार वाला सवाल है। हम्म, और आई थिंक अब मैं आपको फाइनली हेडिंग दे देता हूँ उसमें, कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी नहीं, कैपिलैरिटी के पहले सॉरी हेडिंग देना पड़ेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये पूरा डिफाइन ही कर देता हूँ, इसको भी 3 स्टार दे दीजिए। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की पूरी परिभाषा दे देता हूँ मैं। बहुत डिटेल में तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। लिख दीजिए, एंगल विद टेंजेंट टू द लिक्विड surface, tangent to the liquid surface makes to the solid, makes to the solid inside the liquid को बड़ा बड़ा करके, inside the liquid। ये डायग्राम आपको फिर बताना पड़ेगा। ये टेंजेंट टू द लिक्विड, ये सॉलिड है। टेंजेंट टू द लिक्विड makes to the solid inside the, ये inside the liquid, ये पूरी लिक्विड। इस एंगल को एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। पूरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें हो सकता है हालांकि शायद मुश्किल है तो बहन इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, तो बोले ये 30 डिग्री का कॉन्टैक्ट 150 है कि 30 है, तो बहुत मुश्किल, शायद पेपर में नहीं आएगा कभी। इसका आंसर है 130। हाँ मतलब सॉरी 150। पेपर में हम इतने बहराए होते हैं कि कब इसे 130 बोल दें, मेरे एक ऑप्शन हो तो कुछ पता नहीं, क्योंकि चीजें मिक्सअप हो जाती हैं, थॉट्स मिक्सअप हो जाते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बस इतना ही लिख दीजिए, फॉर ग्लास कैपिलरी इन वाटर, फॉर ग्लास कैपिलरी इन वाटर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट। अगर ग्लास कैपिलरी वाटर में, जैसा कि हमने डायग्राम में बनाया है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट। ये एक्चुअली मर्क्यूरी ड्रॉप बनाएगी तो बता दें, मर्क्यूरी का एंगल साथ, इसमें एंगल 90 डिग्री से कम आता है, और लिख ही देते हैं फॉर मर्क्यूरी ऑन ग्लास इट इज ग्रेटर देन 90, टिपिकली 135 डिग्री। मर्क्यूरी के केस में अगर कभी सवाल देंगे बाय चांस ये, तो एंगल वो 135 देंगे आपको, सब यू आर नॉट सपोज कि आपको ये रटा हुआ हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कई बार ये लोग थीटा देते ही नहीं, और उसकी जरूरत होती, तो आपको थीटा 0 मानना पड़ता है। लिख दीजिए इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बिल्कुल 5 स्टार देते हैं, थीटा नॉट गिवन assume it to be 0 डिग्री। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। चलिए, actually it is the case when the contact is, yeah, when the meniscus is hemispherical, when the contact is hemispherical, meniscus is hemispherical, ये देखो, तो एकदम बिल्कुल ऐसा ऐसा मेनिस्कस बन जाएगा, तो टेंजेंट तो यहाँ से सॉलिड्स के पैरेलल ही बनेगी ना। अभी इसकी टेंजेंट जो बनाऊंगा सॉलिड के पैरेलल ही बनेगी ना। तुमको लॉजिक इसकी पता हो या ना पता हो, तुम्हारे फॉर्मूले में कहीं थोड़ी देर बाद कॉस थीटा बच जाएगा, और तुम्हें थीटा नहीं मिलेगा, तो तुम्हें उसको थीटा कॉस थीटा को 1 डालना पड़ेगा। ऐसा लिख दीजिए, इवन द फॉर्मूला वी हैव लेफ्ट इज कॉस थीटा, इवन द फॉर्मूला वी हैव लेफ्ट इज कॉस थीटा एंड थीटा नॉट गिवन। देन assume the entire thing to be 1, एकदम वैसे ही कर, साला साइन टू थीटा भी बच जाएगा, या कॉस टू थीटा भी बच जाएगा, या कॉस स्क्वायर थीटा भी बच जाएगा, या साइन स्क्वायर थीटा भी बच जाएगा।
साइन और कॉस का कोई भी फंक्शन बन जाए और उसने थीटा की जानकारी न दी हो, तो हम तो फिर जो भी दिया है उसको वन ही मान लें, तो क्या, और कुछ कर ही नहीं सकते। फिर हेडिंग दे दीजिए, एंगल बिटवीन छोटा आर एंड बड़ा, रिलेशन रिलेशन बिटवीन छोटा आर एंड बड़ा, रिलेशन बिटवीन छोटा आर एंड बड़ा। ये हमारा पूरा मेन स्क्वेयर है एक्चुअली, पूरा कर्व सरफेस है। ये मेन स्क्वेयर का सेंटर है, ये इसका रेडियस है, और ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर लिखने सम कैपिटल की वैल्यू फिक्स एंड स्मॉल। कैपिटल आर है तो वेरिएबल क्लास। मेन स्क्वेयर तो कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा मेन स्क्वेयर है तो इसका रेडियस कम, इसका मेन स्क्वेयर थोड़ा ज्यादा, मोर प्लेन थोड़ा मोर आर कर्व, इसको लेस आर। मेन स्क्वेयर के बारे में कंपेयर इट अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस में हम उसका रेडियस हम इनफाइनाइट मान सकते हैं। अर्थ की सरफेस से कंपेयर करिए। तो ये एंगल सॉल्व करने से ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा आ जाएगा। और जरूर ये रिलेशन है कि कैपिटल आर का और थीटा जो होता है उसको आपको बता। ये रिलेशन काम का है, मैथमेटिक्स है ना, सिर्फ मैथमेटिक्स काम की है, तेरी पूरी कचरा है और सिर्फ -1 दिलाए। मंडे के टेस्ट में आप देख लेंगे, मंडे के टेस्ट में तो आप हाथ जोड़ेंगे मेरे, तो सर मत ही दिया करोगे। मैथ की चीज, जैसे मैथ्स में बुला रहा हूँ ना, पॉइंट्स में कैलकुलेशन में बुला रहा हूँ ना, इस बार ठीक है। मतलब उल्टा कर देता हूँ, 40 थ्योरी के बना देता हूँ, 5 न्यूमेरिकल। 5 7 से 4 लेवल तो आए हैं। हमें जो तुम्हारे रुकते हुए सूरत देखने में बड़ा आनंद आता। हम रुलाने ही आए। कुराली से पूछो। अरे ये ध्यान रखना है कि रटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैपिटल आर बड़ा होता है। जब उसे मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही तो आंसर छोटा आएगा। cos थीटा तो लेस देन 1 ही होता है ना। बड़ा आर तो समथिंग छोटा, इक्वल टू छोटा आर, बड़ा आर बड़ा होता है। तो मैं उसको छोटा बनाना है तो cos थीटा से मल्टीप्लाई कर। cos थीटा की वैल्यू अमूमन 1 से कम होती है, कैपिटल आर। तो जब एक से छोटी चीज से मल्टीप्लाई करो तो छोटा आर। क्या क्रेडिट ले दो कैपिलरी, कैपिलरी और कैपिलरी में बस इतना लिख दो, अ ट्यूब ऑफ फाइन बोर। एक ट्यूब है जिसका बोर BORE बोर फाइन है, और 5 स्टार लगा के लिख दो, बोर मीन्स डाया। अ ट्यूब ऑफ फाइन बोर। इतने कमीने होते नहीं, पर ऐसा कर सकते हैं कि हमारे घर में बोले 4 इंच का बोर। हम लोग बोलते हैं ना बोर, 4 इंच बोर, 6 इंच बोर, कान बजाते हैं ना जब हम लोग, और हमारे खेत में वाह वाह वाह, जगह फांकी पे आते हैं ना भोपाली में, एक कहता 2 इंच का बोर है, एक कहता 8 इंच का बोर है, बड़ा चढ़ा के ही बोलते हैं हम लोग। तो बोर बोर का साइज बताते हैं ना, बोरवेल होता है ना अपने घर में, तो वो उसका डाया होता है। ये ध्यान रखो, डायमीटर बोलते हैं हमेशा। अगर बोल देगा कैपिलरी का बोर 2 मिलीमीटर, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम खत्म खड़ी हो जाएगी कि रेडियस है कि डायमीटर है। ये रेडियस नहीं बताते हैं, डायमीटर बताते हैं। बस ये इम्पोर्टेंट बात है। बाकी तो अब हेडिंग दे दीजिए, कैपिलैरिटी एक्शन या कैपिलरी एक्शन, ये PILLARY, कैपिलरी एक्शन। डिस्कशन बड़ा ही प्यारा है इसका, एंजॉइंग है। हालांकि हमें तो सिर्फ रिजल्ट से ही मतलब है। पर हेडिंग दे दीजिए, सिचुएशन
सिचुएशन जस्ट आफ्टर इमर्सिंग द कैपिलरी, हेडिंग हम इसका डायग्राम बनाएंगे, सिचुएशन जस्ट आफ्टर इमर्सिंग द कैपिलरी। भाई ये पॉइंट ए लेते हैं, बी लेते हैं, ये सी लेते हैं और डी लेते हैं। कैपिलरी जब इमर्स, जैसे इमर्स किया तो मेनिस्कस तो बनाते थे कैपिलरी में। हम लोग ये पढ़ा नहीं रहे हैं, पहले सब ये सब पढ़ाया करते थे। कैपिलरी का शेप का फार्मूला देते थे, एंगल ऑफ थीटा का फार्मूला देते थे कि एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस में क्या रेशो होगा। तो सब कचरा है, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, अब हटा लिया है, पहले था। एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस के रिजल्टेंट पे शेप डिसाइड होता है। अब तो मैं ये भी नहीं बता रहा कौन सी लिक्विड पांच को वेट करती है वगैरह वगैरह, और रखा होगा कभी, कौन सा साल में आया रखा है। हाँ तो अभी तो मैंने थोड़ा बहुत बता दूंगा, हल्का सा यही मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी कोई मतलब नहीं अभी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लंबा चौड़ा डिस्कशन भी किया जा सकता है, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ये जो, तो तुम्हें तो पता है पानी कांच पे चिपक जाता है, बुलाई भी देते हैं। वाटर वेट्स, वाटर वेट्स द ग्लास कैबिनेट, ये तो पता है। तो जरूर adhesive force, adhesive force between water and glass is more. Adhesive force between water and glass is more than cohesive force between water molecules. adhesive force ज्यादा है तभी तो पानी जाके कांच पे चिपक जाता है। We also know that angle of contact in this case is acute. बस इनको रिलेट कर ले। जब जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होगा मतलब लिक्विड सॉलिड को भिगोएगी। लिख दीजिए कि व्हेन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज, अगली लाइन में लिखिए, व्हेन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज लाइक मर्क्यूरी एंड ग्लास, द लिक्विड डज नॉट वेट। मर्क्यूरी चिपकती नहीं है ना, तो अच्छे से पता है लिक्विड डज नॉट वेट, तो जरूर देयरफॉर कोहेसिव फोर्सेस मस्ट बी स्ट्रांग। जहाँ कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होंगे वहां आप आपस में चिपके रहोगे। तो भाई इस समय तो इस समय तो पी, इसको पी, इसको पी सी, इसको पी एटी, पी, इसको पी माइनस टू पी वन। अब इग्निशन जैसे ही मेनिस्कस बना, जैसे ही आपने कैपिलरी को पानी में डाला, मेनिस्कस तो खैर तुरंत बन ही जाएगा क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस के रिजल्टेंट पे डिपेंड करता है। थीटा जहाँ लिखा था ना आपने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ना एक लाइन लिख दीजिए, थीटा को लिख दीजिए कि थीटा डिपेंड्स अपॉन द रिजल्टेंट ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है that depends on the resultant of adhesive and cohesive forces. आई बात सुन, बस इसमें थोड़ा सा आइडिया मैंने दे, और ज्यादा बात अभी नहीं कर रहा है क्या? तो theory तो क्या है? तो हो रहा है ना, हमारी बताने से अगर हो गया तो फिर मत छोड़ो, अगर कुछ नया पॉइंट आ रहा है तो आप ऐड करवा सकते हैं। बताने से हो रहा है तो इन कमीनों से भी, गरीबों से भी हो ही जाए। वैसे मेरे हिसाब से ये सब सिलेबस में नहीं है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड ज्यादा बातें सिलेबस में नहीं, छोड़ दीजिए। नाम जरूर पता होना चाहिए। अगर कोई मैथ्स का सवाल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का तो कर लीजिएगा, बन जाएगा गारंटी। न्यूमेरिकल है तो बन जाएगा,
थियरी है तो पक्का माइनस। पेपर में अगर आपको नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि यार टीचर ने कहा था -1, टीचर ने कहा था -1, पर मेरा तो मन कर रहा है, तो तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम उसे कर दो, ठीक कर दो। अगर तुम अगले क्वेश्चन में हो फिर भी पिछले पे ध्यान जा रहा है ना, तो वहां से फ्री करो अपने आप को। एक -1 मंजूर है, 10 -1 मंजूर है मुझे फिजिक्स में, पर फ्री करके जाओ अपने आप। इस क्वेश्चन का कोई भी लोड लेके अगले क्वेश्चन में मत जाओ। हमारी आदत है, जब घर पे पढ़ते रहते हैं तो अपने आप को सड़ाते जाते हैं। दिन के एंड तक बहुत गुस्सा आ चुका होता है कई बार। हर बात पे सड़ा लेते हैं कि साला ये नहीं हुआ, साला वो नहीं हुआ, ये ऐसा वो वैसा, कुछ ना कुछ निगेटिव ही बोलते हैं उसके बारे में। तभी तो लेटने के बाद आसानी से नींद नहीं आती। उसकी फाइल वहीं क्लोज करते चलो। जो इशू उठी है उसकी फाइल वहीं क्लोज करते चलो, उसके बारे में जो डिसीजन ले, तो शायद रात में लेटने के बाद नींद जल्दी आ जाएगी। कोई है जैसा जिसे नींद आसानी से नहीं आती? हाथ खड़ा करें। बहुत थकाओ अपने आप को, बहुत थकाओ, दौड़ो बाहर जाके फ्रेश एयर। मेंटली आपको स्विच ऑफ करते आना चाहिए कि बस अब हो गया यार, जो होना था हो गया आज के लिए, अब कल सवेरे उठ के देखेंगे, अभी फेंक दी किताब। मेंटली स्विच ऑफ करते हैं, इसीलिए लेटने के बाद गाने सुनो शाम को। गाने दिमाग में चलते रहते हैं, दिमाग में क्यों तो, हम तो गाना चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, गाने को लगातार लगातार 24 घंटे गाने दिमाग में चल सकते हैं। पेपर देते समय भी तो आपके दिमाग में गाने चल सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, फर्क नहीं पड़ता। उनमें तो जी आनंद है यार, उनमें तो क्या ही आनंद है ना भाई। इतनी लकी है ये लड़की जो गाना गा लेती। गाने में तो यार सब सारा संसार उसी में बसा हुआ है, सारी खुशी उसी में बसी हुई है। बढ़िया रोमांटिक गाना अच्छा लगेगा। जो भी अपने फेवरेट हो, कुछ तो होते हैं जिनसे अपन का तनाव दूर होता है। गाना तो आते ही अपन सब भूल जाते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर सवेरे उठ के वो दिमाग में चल रहा है तो क्या दिक्कत है? क्या आपको लग रहा है कि वो आपको फोकस नहीं बनने दे रहा होगा आपका? नहीं, गलत है। थोड़ा सा और ट्रेन करिए अपने आप, थोड़ा गलत थॉट को बढ़ावा मत दीजिए, और जोर से पढ़िए ना। गाना तो बहुत बहुत माइल्ड थॉट चलता है, दिमाग में चलता है, तो थोड़ा और जोर से इंटेंसिटी से पढ़िए, थोड़ा जोर से बोलिए। तो फिर दिन भर दिखता है अपने को, आगे ये करना है ये करना है, सवेरे उठ के तो आप 5 मिनट बाद आप सब भूल जाते हैं। फिर एनीवे, दिस इज योर बड़ी प्रॉब्लम, व्हाई डू आई वर्क। डी का प्रेशर थोड़ा कम है, तो जरूर अब क्या है, पास्कल बोलता है कि आप ये दो डी और सेम पॉइंट्स हैं, सेम लिक्विड में, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर लिक्विड कम्युनिकेट भी कर सकती है। ऐसे ही आगे लिख दीजिए, बी एंड डी पॉइंट्स एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन सेम लिक्विड, बी एंड टू डी, बी एंड डी आर सेम, और टू पॉइंट्स एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन सेम लिक्विड। तो liquid flows from B to D, liquid flows from B to D and rises up in the capillary, rises up in the capillary till the pressure at B becomes equal to the pressure at A, till the pressure at B becomes equal to the pressure at A. इसलिए नया डायग्राम कब बनाएंगे साइड में? फाइनल इक्विलिब्रियम वाला। अब यह लिक्विड सभी में दिखा दे, यहाँ प्रेशर एट डी 18, यहाँ प्रेशर एट डी 18 -25, ये है स्लो जी, और ये है बी, और ये है टी। तो जो टी डी है ना, वो है टी एटी, बल्कि राधा ये टी एटी -2 प्लस एच, इक्वल टू पी।
बस ये डेरिवेशन हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा, एक बार ध्यान से देख लें। सर थोड़ा सा कैमरा एंगल एडजस्ट। ब्लैक बोर्ड सर का हूँ नहीं, अभी देख रहा है भाई? जी सर दिख रहा है। ये अच्छा क्लियर किया, ये मेनिस्कस तो उलट जाता है प्लस एथरोजी और एक फाइनल के बराबर। हम तो आज से केवल यही बोलेंगे, आज के बाद हम ये पूरा कचरा डायग्राम नहीं बनाएंगे, केवल ये बोलेंगे नेचुरोलॉजी इज नोटिफायर। और मैं इसमें इसको बोलने में कभी दिक्कत नहीं, तो हम अपने शब्द थोड़े घुमा के आपके सामने पेश कर सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो मेरी गारंटी पे छोड़ दे, और जितना टाइम वहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो वो सर्फेस टेंशन पे देना, मजा आ जाए। तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी के सवाल लंबे फॉर्मूले के कारण नहीं करने तो मत करना, कोई नुकसान नहीं होता। तुम सर्फेस टेंशन पे टाइम देना। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि कैपिलरी बनते ही सरफेस टेंशन के फोर्सेस का रिजल्टेंट ऊपर काम कर रहा है। कैपिलरी बनते ही सरफेस टेंशन के फोर्सेस का रिजल्टेंट ऊपर काम कर रहा है। तो सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर में कमी आई। सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर में कमी आई, दैट इज बीइंग कॉम्पनसेटेड बाय जो लिक्विड जितनी ऊपर चढ़ रही है, चढ़ी हुई लिक्विड जो प्रेशर लगा रही है, वो उसी कमी को पूरा कर रही है जो मेनिस्कस कर्व सरफेस के कारण आया था। इसलिए हम डायरेक्टली एचओजी को टूटी वायर आगे से बोल दिया करेंगे। तुम अगली अभी तक तो मैंने शायद कहीं कोई स्टार दिया नहीं है, अब 5 स्टार दे दो और ये वक्त पे बोलो कि लॉस इन प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन is compensated by HROG of the liquid system, by HROG of the liquid resin, RIACN, by HROG of the liquid resin। बस, तो आज से डायरेक्टली ये बोलेंगे ना सरफेस टेंशन के कारण नुकसान होगा। और क्वेश्चन पूछता ही है व्हाट इज द हाइट ऑफ द लिक्विड रिजन इन द कैपिलरी, फॉर्मूला लिख दीजिए, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए आप, आर दो जी। और आर जो मेनिस्कस का रेडियस है वो सवाल में थोड़ी ना कभी दिया जाता है। मेनिस्कस का रेडियस तो वेरिएबल है, आपको हमेशा कैपिलरी का रेडियस दिया जाता है, कैपिलरी का बोर दिया जाता है। इसलिए आप cos थीटा, और इसलिए हाइट का फॉर्मूला हो जाता है cos थीटा है। यही सब याद करना है आपको, ये इसकी मैथमेटिक्स है। अफोर्ड लिखा है बेटा? सर आपको सीधे बोलना है कि भाई इस चैप्टर में तो टूटी बार आएगा ही आएगा। दो सरफेसेस तो है नहीं यहाँ पे, मेनिस्कस की तो एक ही सरफेस है, दो होती तो 40 बाय आ रहा था, एक ही है तो 2t बाय आ रहा आएगा। और ये हाइट वाइट की बात कर रहे हैं तो जरूर हाइट की कोई भी बात करता है, ग्रेविटी में तो एमजीएच बोल देते हैं, और इस चैप्टर में बोलता है तो हमें ओजीएच बोल देते हैं। हाइट से तो यही सीखा है आपने, कोई अगर ग्रेविटी में हाइट बोलेगा तो हम एमजीएच बोलेंगे, और कोई इस चैप्टर में हाइट बोलेगा तो हम ओजीएच बोलेंगे, और क्या ही करेंगे। तो जरूर 2t/r को एचओजी से इक्वेट करना है। और तो मैं ये देखना पड़ेगा कि ये मस्कीटो अनार वाली तरीके पिक्चर बना दी है। कंप्लीट फॉर्मूला देखने में थोड़ा गंदा है, यू डोंट लाइक इट इनिशियली, बट मस्कीटो मोस्ट ऑफ द टाइम बनी दे, मोस्ट ऑफ द टाइम मस्कीटो बनी दे। एनीवे इससे आपको दोस्ती करनी ही पड़ेगी, ये बहुत ज्यादा काम का पार्ट है, बहुत ही ज्यादा काम का। इवेंचुअली ये ज्यादा लेंथी नहीं बनता है, पर क्वेश्चन यही से चैप्टर के अंत में है ना, करीब करीब क्वेश्चन हमेशा वहां से ज्यादा आते हैं ना चैप्टर खत्म हो रहा होता है, हमेशा। क्योंकि यहाँ तक आप हर बार नए सिरे से जब भी आप रिवाइज करोगे, कि सरफेस टेंशन रिवाइज करना है, पहले पन्ना से करोगे,
और लास्ट तक आते आते आपको लगेगा अरे यार टाइम कम पड़ रहा है अब तो, हमने तो 3 घंटे का सोचा था, 3 घंटे में तो ये पन्ने बचे हुए हैं, तो लास्ट के पोर्शन तो तुम हमेशा उड़ाओगे। हमारी 12th की भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 थोड़ी वीक है, और 11th की भी वॉल्यूम 1 वीक है कंपेरेटिव। जो वॉल्यूम 2 आई से जो बाद में पढ़ते, जो भी पोर्शन तुम बाद में पढ़ोगे उसके रिवीजन का और प्रैक्टिस का कम समय मिलेगा और वो तुम्हारा वीक हो जाएगा। ये पोर्शन तुम्हारा वीक रहता है। उल्टा स्टार्ट करना हमेशा, पूरा सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स हमेशा उल्टा स्टार्ट करना आज से। हाइट का ये बढ़िया फॉर्मूला हो गया, और आपको यही फॉर्मूला बना रहा हूँ, हेडिंग दे दीजिए हाइट ऑफ द कैपिलरी, नहीं, मास ऑफ द मास ऑफ द लिक्विड रिजन इन द कैपिलरी, मास ऑफ द लिक्विड रिजन इन द कैपिलरी। ये और बहुत बढ़िया चीज है, 5 स्टार वाली चीज है। मास के टर्म्स में डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जाता, पर इसके कई फायदे हैं इस तरह से पढ़ाने के। बहुत ही सुंदर डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैं आपसे, आप ध्यान से देखिएगा। ये कटोरी मैंने सच ये मैंने करते ये सरफेस टेंशन का फोर्स यहाँ, इधर ये पी कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसा डायग्राम पूरा बना लीजिए। ये टी है तो टेंजेंशियल है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, तो ये कॉन्टैक्ट ये टी कॉस थीटा है। ये डायग्राम बिल्कुल करना लीजिए। बहुत प्यारी बातें कर रहा हूँ। 12th वाला पेपर अगर आप सभी आओ तो शायद निकल आपको दिखा रहा होगा। अब की बार जो कॉन्टैक्ट की लेंथ है वो सिर्फ 2 पाई आर है, वो 4 पाई आर नहीं है। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऊपर से ये मेनिस्कस ऐसा बना है ना, ये मेनिस्कस की कटोरी ऐसी है, और कॉन्ट्रैक्ट तो खाली यहाँ हुआ है। ये तो पक्का कैपिलरी का ही रेडियस के हिसाब से हमेशा डिसाइड होगा, ये तो ये नीचे और गहरा हो सकता है, पर ये लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी। और ये बस इन पेरीमीटर ही रहेगी, इनर पेरीमीटर। ये तो दो सरफेसेस नहीं, ये 4 पाई आर कभी नहीं। ये थोड़ा टफ है इमेजिन करने में शायद, पर ये 2 पाई आर है। एक ही तरफ तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये 2 पाई। अब मेरा कहना सुनो ध्यान से, कि जैसे ही मेनिस्कस बनता है तो प्रेशर नीचे कम हो जाता है, तो प्रेशर या सरफेस टेंशन का एक अनबैलेंस फोर्स पैदा हो जाता है, यू बोलते हैं। प्रेशर की बात तो हम कर चुके हैं। हम एक तरीका ये ऑल्टर सेकंड मेथड है, ऐसा लिख दीजिए, सेकंड मेथड ऑफ डेरिवेशन, ऐसा भी इसके ऊपर लिख दीजिए। ये जो हम कर रहे हैं ये पूरे डेरिवेशन का सेकंड मेथड है, हालांकि अब हम इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि फॉर्मूले में मास का टर्म आएगा। ये उसी डेरिवेशन का सेकंड मेथड है। एक मेथड ने तो ये कहा था भैया प्रेशर डिफरेंस हो गया, तो एच को जोड़ी बाय आर से इक्वेट कर। अब लिखो लॉजिक, लॉजिक ये है कि as soon as the meniscus is formed, as soon as the meniscus is formed, फिर हमेशा ये तक खुला रहता है यार, क्या बात है, रोज खुला रहता है। ऑब्जर्वेशन नहीं, कल मैं कंट्रोल कर गया, मैंने भूला नहीं। पर कोई तो टोक लगाती तो मेरे ऊपर ही कुछ जादू टोना करती होगी।
As soon as the meniscus is formed, unbalanced force of surface tension. An unbalanced force of surface tension acts on unbalanced force of surface tension acts on the water in contact with the capillary, acts on water in contact with the capillary. And to balance this, नहीं एक मिनट, ये तो अनबैलेंस फोर्स है ना, तो एक नेट फोर्स है ना ये, इस नेट फोर्स की वजह से लिक्विड ऊपर चढ़ती है, जब फोर्स है वहां मोशन होगा। तो ये लिक्विड तब तक चढ़ती है जब तक चढ़ी हुई लिक्विड का वेट mg सरफेस टेंशन के फोर्स को बैलेंस में करता है। फोर्स है ना ये, तो ऊपर के फोर्स को नीचे का फोर्स एक बैलेंस करना है। ऐसा अगला लाइन में लिख दो, दिस अपवर्ड फोर्स एट इक्विलिब्रियम, this upward force of surface tension, this upward force of surface tension at equilibrium is balanced by the downward acting weight, by the downward acting weight of the liquid risen in the capillary, weight of the liquid risen in the capillary. ये alternative method है derivation। अब अंत में क्या हो रहा है, ये फॉर्म नीट 2020 में पहली बार एक साल क्वेश्चन आया था जिसका मैं सालों से वेट कर रहा था, फिर मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। और गाइड्स का नॉर्मल क्वेश्चन होता था पहले 25 साल पहले। ये क्वेश्चन गाइड में बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि भाई हमने रेडियस डबल कर दिया, चढ़ी हुई लिक्विड के मास पे क्या फर्क पड़ेगा। ये 30 साल पहले बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हुआ करता था गाइड्स का, फिर शायद ये गाइड में से भी गायब हो गया और नीट 2020 में ये दिख गया। तो अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो रेडियस डबल तो मास डबल, और वरना हम लोग बाकी जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो लिक्विड डिजन हो गया, उसका वॉल्यूम कितना पाएगा, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो जाएगा और वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल मास हो जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा। तो ये सारी बातें आपको कॉपी में वैसा सही लिख दीजिए, बिना ज्यादा दिमाग लगाए। सवाल आपको वक्त आपको सब सिखा देगा कहाँ कौन सा करना है। ठीक है? अगर न्यूमेरिकल पूछता ज्यादा था तो बेचारा गरीब यही पूछता है, इसके पास कोई सवाल ही नहीं है पूछने के लिए, ज्यादा से ज्यादा थीटा और चेंज कर देता है। मास का वेरिएशन बेचारे ने पहली बार डाला 2020, हमने उसका अलग कॉन्सेप्ट ही दे दिया, लॉजिक ही अलग दे दी। अगर ये नहीं पता था जिन लोगों को, वो भी करके तो आए हैं सवाल। हाइट रेडियस डबल कर दिया तो हाइट आधी हो गई, पर हाइट तो आधी हो गई, पर ये तो 4 टाइम्स हो गया, 4 into आधा कुल मिला के 2 टाइम्स तो हो ही गया। तो लोगों ने किया है, तो जिन्होंने पहली बार इस सवाल को देखा था उन्होंने भी किया था। मैं तो यही मानता हूँ मैं लेवल है, इसके ऊपर के सवाल आपको करने भी नहीं, बस यहाँ तक सिली मिस्टेक ना कर। इतना ही बेचारे रिलेशन डाल पाएंगे, इतना ही रिलेशन डाल पाएंगे कि आपकी आदत बन गई है कि जैसे ही रेडियस डबल बोलते हो आप हाइट आधी बोल देते हो। इसने आपकी बात हाइट मांगी नहीं, मास मांग लिया, आपको तो पता भी नहीं लगता, घर आते तक पता भी नहीं लगता कि कमीने ने मास मांगी। वही करते हो जिसकी आदत पड़ चुकी है। सफिशिएंट बात करते हैं। इसको मैं अगली क्लास में कराऊंगा, पहले तो मैं सभी चीजें जल्दी से पढ़ा दूं। कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट हाइट,
उसके बाद उस सवाल को करने में थोड़ा सा ठीक है। कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट है, अच्छा सवाल था वो 16 वाला, बढ़िया सवाल है। और ये भी काफी अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, स्टेबिलिटी से इंपॉर्टेंट। मतलब ये है कि अगर एक कैपिलरी में लिक्विड 8 सेंटीमीटर तक चढ़ जाती है और अब आप चाहते हो कि मजे लेके देखते हैं, आप कैपिलरी को बीच में से तोड़ देते हो और अवेलेबल हाइट 6 ही सेंटीमीटर रहने देते हो। 8 सेंटीमीटर तक लिक्विड चढ़ रही थी, आपने कैपिलरी बाहर निकाली, उसे तोड़ दी, अब 6 सेंटीमीटर की कैपिलरी बची। अब आप देखना चाहते हैं कि अब चढ़ के बता कहाँ तक चढ़ती, जिस हाइट तक तू चढ़ जाती थी लिक्विड, अब उतनी हाइट मैंने प्रदान ही नहीं की। इसको बोलते हैं कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट। बहुत ही प्यारा डिस्कशन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से। ऐसे ही लिख लीजिए, पूरा ये लिख देते हैं कि सपोज लिक्विड कैन राइज अप टू 8 सेंटीमीटर, suppose the liquid can rise to 8 centimeter, but now, but the capillary provided, but the capillary provided has a length of 6 centimeter, मतलब आउटसाइड, बाहर वाली लेंथ। इससे हमें मतलब होता है, पानी के अंदर जो लेंथ है उससे तो मतलब ही नहीं। लेंथ ऑफ 6 centimeter outside, then it is called a capillary of insufficient height. It is called the capillary of insufficient height। और उसके आगे लिख दीजिए कंक्लूजन। इन सवालों में आंसर हमेशा क्या आएगा वो बता दें। लिख दीजिए लिक्विड विल ऑलवेज राइज टू द फुल अवेलेबल हाइट, liquid will always rise to the full available height, comma, there its meniscus will become less curved. Its meniscus will become less curved, may even become plain, plain भी बन सकता है। What? The liquid will, बड़ा बड़ा लिख दीजिए इसके बाद, the liquid will never overflow, never overflow को बड़ा बड़ा लिख दीजिए। सब व्यवस्थाएं भगवान ने अपने आप बना के भेजी हैं, सब चीजें अपने आप हो जाती हैं, अपने को कुछ नहीं करना पड़ता। एडजस्टमेंट की बड़ी कैपेसिटी दी है, जितनी अवेलेबल हाइट है उसमें ही काम चला लेते हैं। और उसी में कुछ तो भी हो जाता है, पर लिक्विड ओवरफ्लो नहीं। आपने तो कहा था मजे लेंगे, ओवरफ्लो नहीं हो पाएगा। ओवरफ्लो हो सकती है अगर आप नीचे से फूक मारे। हम नीचे से फूक मारने की बात नहीं करते, तब वही है बस, कैपिलरी छोड़ दी, नीचे से फूक नहीं मारते। ओवरफ्लो एक ही कंडीशन में हो सकती है, या मेनिस्कस कॉन्वेक्स एक ही कंडीशन में हो सकता है यदि आप नीचे से ब्लो करो। वो हम केस यहाँ इस चैप्टर में कभी नहीं, नीचे से ब्लो नहीं करते। तो ये हद तक प्लेन हो जाए, ठीक है। कारण ये है कि भाई अब अगर ये आर इसका प्लेन हो गया, मतलब आर बढ़ गया ना, तो प्रेशर डिफरेंस कम हो गया ना। ये चढ़ क्यों रही थी? प्रेशर डिफरेंस के कारण। अब जितनी चढ़ गई, जितना प्रेशर इसने लगा दिया, थोड़ा प्रेशर लगाना बाकी है ना, पर नहीं लगा सकती, चढ़ ही नहीं सकती। ये प्रेशर डिफरेंस ही कम कर लेती है। अपना आर बढ़ा लिया तो 2T/R कम हो गया, अब प्रेशर डिफरेंस भी नहीं बचा, और क्यों चढ़ेगी। ये सारी अवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं, प्रकृति ने बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया होता है, कहीं कोई चिंता की बात ही नहीं। ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रेशर डिफरेंस इज एडजस्टेड ऑटोमेटिकली। जो प्रेशर डिफरेंस था इज एडजस्टेड ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना। पहले ये यहाँ तक चल, ये ऐसा था मेनिस्कस, और अब ये ऐसा हो, ये नंबर। एक ही चीज में फर्क आया है, और वो है इंटर कॉन्टैक्ट। एक ही चीज में फर्क आया है, इसी पे न्यूमेरिकल आपसे बनेगा, और वो है, लिख दीजिए द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नाउ इंक्रीजेस, आर इंक्रीजेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है और थीटा बढ़ जाता है। बस ये दो इंपॉर्टेंट बात।
जितना चढ़ गई। प्रेशर डिफरेंस के कारण ही ऊपर चौकी थी ना। तो प्रेशर डिफरेंस इसके बाद रह गई और उसने एडजस्ट कर लिया अपना। या यूं बोल सकते हो लिक्विड को तो तेजी से ऊपर जाना था, उसने इसको और मारा और मार के इसको ऐसा बना दिया। लिक्विड को थोड़ी पता। समझाने की और बहुत सारी समझाई सकती है। बात सुनो यहाँ पे ध्यान से। यदि मेनिस्कस यहाँ पे रुक रहा था तो ठीक है। यदि मेनिस्कस यहाँ तक आ गया ना तो सुनना, ये जो ऊपर के मॉलिक्यूल है ना, ये भी तो एडहेसिव फोर्स लगाएंगे। ये पकड़ लेंगे, ये बहने नहीं देंगे। ब्रेक के जो मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा कांटेक्ट में आ गए, अब इनकी वजह से एडहेसिव फोर्स बढ़ जाएगा। एडहेसिव फोर्स बढ़ जाएगा, कोएसिव फोर्स तो उतना ही है जितना था। एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा शायद। उतनी डीप थ्योरी में हम जाना नहीं चाहते। पर इतना पक्का है कि यहाँ तो कम फोर्स एडहेसिव फोर्स लगा रहे थे, यहाँ ज्यादा फोर्स एडहेसिव फोर्स लगा रहे हैं, तो इन्होंने पकड़ लिया, ये बहेंगे नहीं। ये तो चिपक गए, यही चिपक गए। आप तो नीचे से प्रेशर के कारण समझ सकते हैं। नीचे से लिक्विड तो आ ही रही है, लिक्विड तो आ ही रही है, उसने इसको धक्का मार दिया हमेशा। ये सारी ये theory वाली बात है। हम उस theory में बिल्कुल नहीं जाना चाहते। हम देख एक ही बात कहना चाहते हैं, लेकिन 5 चाहते थे जो बोले इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल इन सच केस। इस केस में जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो है फॉर्मूला देखते हैं क्या है। h cos थीटा बाय r rho g। इसका सरफेस टेंशन तो नहीं चेंज हो गई, रेडियस नहीं चेंज हो गया, लिक्विड की डेंसिटी भी नहीं चेंज हो गई। इसका मतलब हाइट इज प्रोपोर्शनल टू कॉस होता है। तो बस कॉस है, प्लीज बात करते हैं। वो नया एंगल ऑफ कांटेक्ट मांगेगा या वो नया रेडियस ऑफ कर्वेचर मांग सकता है। इसका एक और मौका है r की बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। ज्यादातर ये मांग सकता है। मतलब मुझे अभी समझ में आया, इस डिस्कशन में मुझे एक बात समझ में आ गई कि एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो। जल्दी दीजिए। एंगल ऑफ द meniscus can at the most be plane. Meniscus can at the most be plane. So the angle of contact can never be greater than 90 degree. अब 2016 सवाल हो greater than 90 degree, maximum 90 होगा। As in a artificial satellite, इसको अगली क्लास में समझाऊंगा, अभी तो इतना ही लिख लो। As in a artificial satellite, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में यही होगा। तो फ्राइडे की क्लास में हमारे को लगता है आधा पौना घंटा या हो सकता है 1 घंटा हम सबसे सेक्शन कर लें और उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करें। हमारे 2016 का होगा का है, मतलब आप समझते हो कि क्या ही चीज नहीं होती। 3 लिक्विड्स हैं, इनकी डेंसिटीज जो है उनमें ये रेशो और राइज तो सेम हाइट। 3 अलग-अलग लिक्विड राइज तो सेम हाइट, 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज। अच्छा, यानी रेडियस सेम, 3 आइडेंटिकल कांस्टेंट बेस समान। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 इनके ज्ञान प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा डिफरेंट है। π/2 is greater than θ1 is greater than θ2 is greater than θ3 is greater than or equal to c। ऐसे कुछ ऑप्शन थे। π/2 ये वाला ही होगा। π/3 θ1 less than θ2 less than θ3 ऐसा कुछ लेस देन पाई। 4 ऑप्शन है, ये रहा इन्हीं में से कोई एक शायद आंसर होगा। मैक्सिमम एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 90 डिग्री हो सकता है। बात ही खत्म हो गई। एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 0 भी हमने पढ़ा, पर एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ऑप्टिमम तो नहीं हो सकता, एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 180 तो नहीं हो सकता। अब अगर ढंग से पढ़ा हुआ हो, मैंने सवाल मेरी मेमोरी में था नहीं और जब आपने दिखाया तो मैं एक्चुअली डर भी गया। मुझे नहीं पता था मैं इतना सुंदर पढ़ाने वाला। सच बता, मुझे अपनी तारीफ की वजह से ज्यादा आदत है, क्योंकि कुछ होता तो है नहीं उससे।
मुझे नहीं पता था इसकी इतनी प्यारी सॉल्यूशन निकलने वाली। मैं भी इससे डरता ही था। वो तो जब बीच में एक लाइन आ गई कि मेनिस्कस विल बिकम प्लेन एट द मोस्ट, तब मुझे क्लिक किया इसका सॉल्यूशन। ये पिछले सालों के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, मैंने कभी करने नहीं था। मजा आ गया, खुदा कसम। ये एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्ट्यूज कभी नहीं होता। ये सारा क्या है कि ऑब्ट्यूज तो होता ही नहीं है। और अपर लिमिट 90 है, मैंने बाकी ऑप्शन पढ़े भी नहीं। इतने कॉन्फिडेंस से, इतने एग्रेशन से मैंने लाइफ में पहली बार किया। Well, guys, that's all for today. Thank you. Bye, Sonali.